अपनी मेंस रिवीजन सीरीज उसके अंदर इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब तक के सेशन में हमने देखा फर्स्ट वाज अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडी कि अर्बनाइजेशन एक अच्छी चीज है बिकॉज इट क्रिएट्स एग्लोमरेट इकोनॉमी, वो लोकेशन फैक्टर के रूप में भी काम करता है और कैसे मदद करता है। लेकिन कुछ कंजेशन फोर्सेस आ जाते हैं जिसके चलते अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एंड इट मैनिफेस्ट इनटू हिडन अर्बनाइजेशन, मेसी अर्बनाइजेशन। और उसकी क्या दवाइयां करनी चाहिए हमने देखा कि अगर सिटी है तो उसे स्मार्ट बना दो या अमृत पिला दो, अगर गांव है तो उसे रूरबन बना दो। फिर ये स्मार्ट सिटी तो उसका इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या रहेगा हमने देखा, अमृत उसके क्या क्या पैरामीटर थे, रूरबन बनाना है तो उसके 14 पैरामीटर्स हमने देख लिए। आगे हम चले इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी को एक तो पहले हम नापेंगे कैसे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में बात करी। सेकंड, सरकार वैसे तो बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं चलाती है लेकिन गरीब उसमें बढ़ चढ़ के उत्साह से हिस्सा नहीं लेते हैं, वाई? तो पॉलिसी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन के अनुसंधान में हमने वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट देखा कि कैसे गरीबी के चलते आदमी के दिमाग पर कॉग्निटिव टैक्स लगता है, सोशल टैक्स लगता है। तो पॉलिसी डिजाइन करते वक्त उन आयामों का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिसर्स को भी सेंसिटाइज करना चाहिए, डॉग फूडिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार ढेर सारा पैसा जो लगाती है उसके सामने रिजल्ट दिखता नहीं। करप्शन, सब्सिडी लीकेज वो तो एक मुद्दा था ही, उसके आगे क्या कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। हमने देखा यूपीए सरकार के वक्त 147 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसे कम करते करते अब पहुंचे हम 72 और नीति आयोग की शिवराज पैनल ने बोला कि उसको फ्लिप कर दो, 27 स्कीम कर देना है। तो वो हम सोच सकते हैं सब्सिडी का लीकेज वो डिस्टॉर्शन इफेक्ट कर रहा है तो उसकी दवाई के रूप में आप जेम ट्रिनिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उन सब आयामों को सोच सकते हैं। आगे हमने देखा इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो हंगर में हमने माल न्यूट्रिशन को व्याख्यायित किया, फूड सिक्योरिटी को व्याख्यायित किया, हिडन हंगर क्या है देख लिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, WTO और उसके पीस क्लॉज के बारे में चर्चा नहीं की बिकॉज सवाल पूछ लिए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने ये भी ऑब्जर्व किया कि विश्व में जो भी खाना प्रोड्यूस होता है उसका 33% वेस्ट हो जाता है। तो मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो उस अनुसंधान में सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इशू क्या है और उसे क्या वहां पर दवाई की आवश्यकता है वो हमने देखा। हंगर का इशू देख लिया तो फिर आया हेल्थ का इशू। तो अभी क्या तकलीफें हैं और आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में महिला और बाल स्वास्थ्य के लिए क्या, एड्स, HIV, मलेरिया उसके लिए क्या, इंद्रधनुष मिशन, ड्राफ्ट मिशन हेल्थ पॉलिसी, वो सारी चर्चा की। और क्योंकि भारत जैसे गरीब देशों में एलोपैथिक मेडिसिन सब कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सो अपना आयुष प्लस नेचुरोपैथी उसको प्रमोट करने के लिए क्या चल रहा है, उसके क्या फायदे हैं हमने बात करी। एक मुद्दा यहाँ पे रह गया था सोवा रिगपा तिबेटियन मेडिसिन सिस्टम, वो आप सेल्फ स्टडी में देख लेना। तो अब तक के जो भी अपने सेशन हुए वहां पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल नंबर 11 जो कि सिटीज को रिजिलियंट बनाना है, तो उस अनुसंधान में अपना स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, वो सारी बातें। पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हंगर को एलिमिनेट करना है, सबको हेल्दी लाइफ और वेल बीइंग देना है, इन सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो मुख्य परीक्षा के निबंध जनरल स्टडीज पेपर 1-2 के अंदर ये पॉपुलेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, हंगर और अर्बनाइजेशन रिलेटेड कोई जेनेरिक सवाल पूछे जाएं तो बोल बच्चन करने के लिए पर्याप्त मुद्दे आपके पास हैं। आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एजुकेशन की आवश्यकता, एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता और इन दोनों जगह पे जेंडर इक्वालिटी की आवश्यकता, उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अपने फॉर्मेट के हिसाब से सेशन शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा था कि एक सवाल का जवाब लिखिए कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रूवन व्हीकल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन हर साल हम पाते हैं कि आशय रिपोर्ट में देखते हैं कि ये प्राइमरी एजुकेशन के स्टेट में ग्रिम पिक्चर, निराशास्पद चित्र हमने देखने को मिलता है। तो उस अनुसंधान में राइट टू एजुकेशन फ्रेमवर्क में क्या खामियां हैं और उसकी क्या दवाइयां करनी चाहिए देखते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 बोलता है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इंक्लूसिव कैसे, लड़कों को भी मिलना चाहिए, लड़कियों को भी मिलना चाहिए, राइट। और लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मतलब प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट लिटरेसी, उन पे भी ध्यान रखना है। अब जिस प्रकार से SDG का फॉर्मेट है, सबसे पहले वो हमें कुछ ग्रिम पिक्चर दिखाएगा और फिर टारगेट देगा। तो ग्रिम पिक्चर क्या है? हाँ, एनरोलमेंट बढ़ा है प्राइमरी स्कूल के अंदर, लेकिन अभी भी पूरे विश्व में 6 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं और उनमें से आधे बच्चे दे आर इन द कॉन्फ्लिक्ट एरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये सारी चीजें। हम ये भी पाते हैं कि ये एडल्ट लिटरेसी में 10 करोड़ लोग अनपढ़ है और उसमें मेजोरिटी ऑफ देम आर वीमेन। और हमने पहले ये भी बात करी थी कि अगर कोई महिला ने प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट किया है तो उसके बच्चे को सरवाइव करने की चांसेस 2 गुना ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू एन इलिटरेट महिला। तो हाँ, हेल्थ और लिटरेसी कैपेसिटी को ये अनपढ़ पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस अनुसंधान में क्या क्या टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
किसको पढ़ाना है। यहां पर बात आएगी कि फ्री इक्विटेबल क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन भी देना है, सेकेंडरी एजुकेशन भी देना है। किसको देना है? लड़कों को भी, लड़कियों को भी। फिर एडल्ट लिटरेसी, वहां पर फोकस करना है महिलाओं पर। उसी प्रकार से पीएच डिसेबल लोग, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो जुवेनाइल जो क्रिमिनल होते हैं, या फिर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज जो सीरिया में है या अफगानिस्तान में है, इन सबको। इस अनुसंधान में एक और टॉपिक चल रहा था कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वहां पर एज रिड्यूस करनी चाहिए, तो उसके क्या फायदे नुकसान आप सेल्फ स्टडी में देख लेना। तो पहला गोल सिद्ध है। हाँ, किसको पढ़ाना है? लड़कों को, लड़कियों को, एडल्ट विमेन को, पीएच एंड जुवेनाइल्स को। अब उनको क्या पढ़ाना है? मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग फॉर सीसेट पेपर 2 नहीं। वैल्यू एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, वीवी। वैल्यू एजुकेशन कैसा कि ग्लोबल सिटीजनशिप, नॉन वायलेंस, जेंडर और कल्चर सेंसिटिविटी, महिलाओं के राइट्स के रिलेटेड बात करें, उनको डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना सिखाएं, ये सारी चीजें। और वोकेशनल एजुकेशन की स्किल ट्रेनिंग दे दे, सभी लोग नौकरी के लिए ना दौड़े, कुछ एंटरप्रेन्योर भी बने और दूसरों को नौकरी दे, इस प्रकार का वोकेशनल ट्रेनिंग भी इनको देना है। थर्ड, बराबर है किसको पढ़ाना है वो हम समझ गए, क्या पढ़ाना है वैल्यू एंड वोकेशन वो समझ गए। अब सवाल कौन पढ़ाएगा और किधर पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा? ऑब्वियसली टीचर पढ़ाएंगे, तो उनकी टीचिंग क्वालिटी को आप सुधारो। कहाँ पे पढ़ाएंगे? स्कूल के अंदर पढ़ाएंगे, तो वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसे इंप्रूव करो, और जो भी वो किताबें हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया, उसे आप इंप्रूव कराओ। और इंटरनेशनल गोल बच्चन सभी गोल के अंदर कि हम लीस्ट डेवलप कंट्री, स्मॉल आइलैंड नेशन, थर्ड वर्ल्ड, लैंड लॉक कंट्री, इन सबकी मदद करेंगे। उसके लिए दूसरे देश वहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, उनको फंड दे, वो सारी बातें। ये तो खैर अब बात है एसडीजी मतलब 2030 तक कुछ करना है। अब तक हमने क्या किया? इंडियन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल साल 2000 से लेके 2015 तक। वहां दूसरा गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो भारत की वहां प्रोग्रेस मॉडरेट, ठीक ठाक रही है। अगर सेंसस के आंकड़े देखें तो साल 2001 से लेके 2011 तक अनपढ़ लोगों की मात्रा में कमी हुई है, मतलब हाँ प्रगति तो है। टोटल लिटरेसी की बात करें 74%, तो एडल्ट लिटरेसी की अभी समस्या, इलिटरेसी की समस्या है। पुरुष ज्यादा साक्षर हैं, महिलाएं कम साक्षर हैं। अब समस्याएं क्या हैं? अभी का इकोनॉमिक सर्वे मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2014 और उससे पहले वाला होगा इकोनॉमिक सर्वे 2013, तो उन दोनों जगह पे क्या बात। जब हम शिक्षा और स्किल की बात करें तो कुछ आयाम ये रहेंगे, एजुकेशन और नॉलेज में क्या तकलीफ, स्किल और ट्रेनिंग में क्या तकलीफ, और अगर यहाँ तकलीफ है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयबिलिटी में क्या तकलीफ। एजुकेशन तो हाँ हम लेके आए राइट टू एजुकेशन एक्ट, फिर उसे लागू करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान है जहां पर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। बच्चों के अंदर पढ़ाई की क्षमता को और विकसित करने के लिए पढ़े भारत बड़े भारत ऐसा मोदी सरकार स्कीम लेके आती है। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि एजुकेशन और नॉलेज के मामले में ये पीसा रिपोर्ट या एनजीओ प्रथम का आशय रिपोर्ट वो बताता है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते, 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाते। और दूसरी समस्या जेंडर डिस्पैरिटी कि गांव के अंदर जितने लड़के पढ़ रहे तो लड़कियों कम पढ़ रही हैं। हायर एजुकेशन में भी वही, आईआईटी आईएम में जितने लड़के हैं लड़कियां कम हैं, तो ये समस्या इधर है। आगे स्किल और ट्रेनिंग में क्या तकलीफ, इवन इन द प्रोफेशनल ट्रेनिंग कॉलेज लाइक फार्मेसी, आईटी, इंजीनियरिंग, वहां पर भी जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी, कि सीधा वो मशीन पे बैठ के काम करना शुरू नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग की यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। तो एंड रिजल्ट विल बी एम्प्लॉयबिलिटी को हम लोग बाय बाय ही बोल सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से जो सीढ़ियां चढ़ के आया वो आदमी नौकरी करने के लायक उसके पास स्किल नहीं है। हर साल एनजीओ प्रथम एक रिपोर्ट निकालता है आसेट, दैट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। वहां पर हाँ कि प्राइवेट स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा है, गर्ल टॉयलेट, वाटर फैसिलिटी सुविधा बढ़ी है, लेकिन ग्रीन पिक्चर ये प्रस्तुत होता है कि 5वीं कक्षा के बच्चे, उसमें से अधिकतर बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते, 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन डिवीजन नहीं कर पाते हैं। इसके क्या कारण है? स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ, टीचर बराबर नहीं पढ़ाते, वो तो है। कुछ नए मुद्दे सोचते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट, और उसके अंदर 2 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 18 बोलता है नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब 8वीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो फेल हो गया देन इट विल बी डीमोटिवेटिंग, डिस्करेजिंग, और वो फिर ड्रॉप आउट कर जाएगा। तो इस कारण से किसी को भी 8वीं कक्षा तक फेल मत करो, और ये 2010 से चालू है। ये एक बात। दूसरा है सेक्शन 29H, यहाँ पर बराबर किसी को फेल नहीं करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा ही नहीं लेनी है, नहीं परीक्षा तो लेनी है। सेक्शन 29H के हिसाब से सीसी टाइप के एग्जाम लेंगे आप, जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फंडा ये है कि हर एक बच्चे की सीखने समझने की क्षमता, पेस अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से हर एक बच्चे का अलग से आप इवैल्यूएशन
टीचर करे, हर एक विषय में, हर एक चैप्टर में वो कितना सीखा समझा अपनी गति से, राइट। तो ये लेकिन ये हो नहीं रहा है, बिकॉज टीचर के पास टाइम नहीं है, इस प्रकार की परीक्षा कैसे ले उसकी स्किल नहीं है, और पगार जितना मिलता है उस हिसाब से इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरी भी बात की कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम पे बच्चों के पास आप वो साइंस फेयर है, सोलर सिटी का प्रोजेक्ट बनाए, कुछ पावर पॉइंट वो प्रेजेंटेशन करे, इस प्रकार के भी प्रावधान हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे, एक तो शिक्षक उदासीन रहते हैं, और अगर शिक्षक करे भी तो बच्चे उदासीन रहते हैं, वो इंटरनेट से पावर पॉइंट कॉपी कर लिया, मित्रों की मदद से एक ही प्रोजेक्ट सभी ने बना लिया, लाइक। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है, क्योंकि सीसी प्रकार की परीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए बस जो भी सभी का मतलब एक परीक्षा ले लिया, और एनडीपी इज ब्लाइंडली फॉलोड, सभी को 8वीं कक्षा तक आप पास करते चलो। इस कारण से बच्चे भी परीक्षा को, पढ़ाई को सीरियसली नहीं रहते हैं, एब्सेंटिज्म स्कूल में वो गैरहाजिरी ज्यादा दिखते हैं, और 8वीं कक्षा तक तो 100% पासिंग रेट होगा, राइट। लेकिन 9वीं कक्षा तक आते हैं, हम पाते हैं कि हर एक राज्य के अंदर फेल रेट इज अराउंड 15 to 30%, और 10वीं क्लास तक वो आ जाए तो फिर यूपी, बिहार और हरियाणा में लोग स्पाइडरमैन बन जाते हैं। मास चीटिंग का एक सोशल एस्पेक्ट भी है। इन सभी राज्यों में लड़की की शादी करने के लिए ये जरूरी है कि उसने कम से कम मैट्रिक पास की हो। अब क्योंकि ये सारे तकलीफें तो है ही, उसके उपरांत ये स्कूल और पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, लाइक दैट। तो ये गांव वाले मतलब क्या कर रहे हैं, स्पाइडरमैन बन के समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को पास करा के। सो अगर कोई पुलिस पार्टी भी आ जाए और वो पत्थरबाजी भी करे, इन देयर ओन एथिकल वैल्यू सिस्टम दे आर डूइंग द राइट थिंग, राइट। और एंड रिजल्ट ये सारी चीजों का क्या है, जो आसिर हमको बताता है कि 5वीं कक्षा के 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट कैन नॉट इवन रीड क्लास 2 टेक्स्ट, वो 2 डिजिट सबसेक्शन नहीं कर पाते, और वो सारी समझ। और यहाँ तक कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ये भी सोचे कि हम ये एनडीपी को अमेंडमेंट से स्क्रैच कर देंगे, ये मतलब बराबर से परीक्षा तो होनी ही चाहिए। अब 2013 में एक सवाल पूछा GS3 में कि इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 3D में कुछ बदलाव किया था, और उस अनुसंधान में ये नोवार्टिस ग्लीवेक पेटेंट के बारे में सवाल पूछा गया। अब आप देखिए, ये सवाल का अगर जवाब कोई बंदा लिखना चाहता है तो या तो उसे पता होना चाहिए कि सेक्शन 3D क्या है। सेक्शन 3D इज एसोसिएटेड विद एवरग्रीनिंग, और सेक्शन 84 इज अबाउट कंपलसरी लाइसेंसिंग। या तो इसे ये चीज पता हो, या तो फिर उसे पता होना चाहिए कि नोवार्टिस ग्लीवेक का मैटर एवरग्रीनियन रिलेटेड था, तो ही वो जवाब लिख पाएगा। अदरवाइज तुक्केबाजी में कंपलसरी लाइसेंसिंग का मुद्दा शुरू किया तो वो पूरा जवाब गलत हो जाएगा। सेम वे यहां अपने को मैंने सेक्शन इसलिए लिखे हैं कि सेक्शन 80 किसके वास्ते, नो डिटेंशन पॉलिसी, और 29H क्यों, वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है। तो अगर आरटी फ्रेमवर्क में कुछ पूछा जाए तो ये आप याद रख के चलना, उस हिसाब से जवाब लिखना चाहिए। आगे बात, ये बराबर है मास चीटिंग की समस्या, आशय रिपोर्ट की समस्या, ये सरकार को भी पता है, और सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए पढ़े भारत बड़े भारत ऐसी स्कीम भी वो लेके आए। क्या फंडा है? इन द ईयर 1993 यशपाल कमेटी बनी, जिसने बोला कि भारत की एजुकेशन सिस्टम इट इज मीनिंगलेस एंड जॉयलेस। सदिश राशि ने अदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर्स एंड वो सारी चीजें, तो मीनिंगलेस एंड जॉयलेस नेचर ऑफ द स्कूल लर्निंग। और क्लास 1 और 2 बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। फिर आशय रिपोर्ट वगैरह आते हैं, हमने देखा साल 2014 में मोदी सरकार ने संज्ञान लिया, HRD मिनिस्ट्री पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम लेके आती। उससे आगे चले 2015 में मोदी सरकार ने नई कमेटी बनाई, TSR सुब्रमण्यम, ये वही बंदा है जिसने ग्रीन लॉ पैनल का वो चेयरमैन था। तो ये लोग क्या करेंगे, अब दे विल रिवाइज द एजुकेशन पॉलिसी। अभी इधर फोकस करें, पढ़े भारत बड़े भारत। यहाँ 2 ट्रैक अप्रोच है। एक साल के अंदर 200 दिन रोज 2.5 घंटे आप रीडिंग राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाओ, और 1.5 घंटा आप मैथमेटिक्स पढ़ाओ, इधर क्लास 1-2 के अंदर, ताकि आगे चल के वो CSET परीक्षा दे तो मिनिमम 33% ला सके। शिक्षकों के लिए क्या, हर एक क्लास में प्यूपिल टू टीचर रेशियो होना चाहिए 30:1, मतलब 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक की 95% हाजिरी होनी चाहिए। वो पढ़ाए तो केवल ब्लैक बोर्ड नहीं, पोस्टर, मल्टीमीडिया, पावर पॉइंट, इन सब का उसने यूज करना चाहिए। इन टीचर्स को भी ऊपर बड़े अच्छे टीचर्स वो उसे मेंटर करे, हर 6-6 महीने पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इनका असेसमेंट करे, ऐसे प्रावधान। विद्यार्थियों के लिए क्या, इनकी भी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होनी चाहिए, और CC मतलब वो कंटिन्यूअस इंडिविजुअल असेसमेंट चलना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक है इसके अलावा भी उन्हें सेल्फ रीडिंग के लिए किताबें दीजिए, मैगजीन दीजिए। डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना, सेलिब्रेट करना सिखाइए। कम्युनिटी को भी आप इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स हैं, पंचायती राज बॉडी है, विमेन ग्रुप है, इन सबको साथ लेके चले, उनके इनपुट से और बढ़िया बनाए। फिर
इन बच्चों को आप मेले में घुमाने ले जाए, पुलिस स्टेशन ले जाए, रिलीजियस प्लेसेस पे ले जाए, ताकि वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सके, अप्रिशिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस लॉकअप में आपको भिन्न भिन्न ज्ञाति के, भाषा के, प्रांत के लोग मिल जाएंगे। उनमें से कुछ लोग देसी दारू की खेप मारते पकड़े गए होंगे, कुछ विदेशी दारू की खेप मारते पकड़े गए। मतलब द चाइल्ड विल लर्न टू अप्रिशिएट द प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, पीपल डाइवर्सिटी, ठीक है। और फिर वो जब वो विजिट मार के वापस आए स्कूल में, तो वसुदेव कुटुंबकम का उसको निबंध भी लिखा सकते हैं। देन वी डू कंटिन्यूअस एंड इंडिविजुअल असेसमेंट, ताकि अच्छा रिजल्ट अपने को मिले। ये एक नया था, पढ़े भारत बड़े भारत। इसके अलावा क्या चला है? मिड डे मील स्कीम, आपको पता है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं। रिफॉर्म, कुछ मुद्दे याद करके जाएंगे। अब देखिए 2014 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वहां एचआरडी के नाम पे स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस है, वो हेल्थ और एजुकेशन पे उतने मुद्दे नहीं लिए। तो उसके पहले साल वाला जो सर्वे था, मतलब 2013 का, वहां से कुछ अच्छे मुद्दे मैंने लिए कि मिड डे मील स्कीम के अंदर प्रायः ये देखा जाता है कि क्लासरूम में ही या बाहर खुले मैदान में या फिर वो कॉरिडोर में बच्चों को खाना पड़ता है। तो जो धूल मिट्टी उड़ती है, बारिश आती है, वो मतलब बीमार भी कर सकती है। तो अलग से डाइनिंग रूम होना चाहिए, रेन प्रोटेक्शन की सुविधा होनी चाहिए। कई जगह पे शिक्षक ही खाना पकाते हैं, राशन लाने का भी वो काम करते हैं, तो वो नहीं, उनका केवल सुपरविजन का काम होना चाहिए, ताकि वो पढ़ाई पे फोकस कर सके, बच्चों पे फोकस कर सके। अब एमडीएम में मैं ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि 2013 में उसका एक सवाल पूछ लिया था। ठीक, और क्या चल रहा है? सर्व शिक्षा अभियान। वाई 2008 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया नंबर 86। उसके जरिए अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक आर्टिकल और ऐड कर दिया, आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। और ये जो अपना मूलभूत हक है उसे लागू करने के लिए कानून बनाया गया 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। वहां पर ये 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बच्चे के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सारी बातें। अब इसे लागू करने के लिए काम कौन करता है? सर्व शिक्षा अभियान, वहां से पैसा आता है। और सर्व शिक्षा अभियान सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते तो अल्टरनेटिव लर्निंग स्कूल और वो सारी बातें। यहाँ पर क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है? पहले तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब क्योंकि कानून ये बोलता है कि बच्चे के 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए, हम ये पाते हैं कि कई जगह पे मशरूमिंग ऑफ द स्कूल्स, जितने बच्चे हैं उससे मतलब एक क्लास के अंदर उतने पर्याप्त मात्रा में आपको बच्चे मिलते नहीं, और फिर टीचर्स भी कम है तो 2 क्लास एक रूम में बैठाएंगे और वो सारी समस्या। तो बेटर ये होगा कि इसे स्क्रैच कर दिया जाए, ये 1 किलोमीटर वाला बेंचमार्क। उसकी जगह पे एक बड़ा एक ही स्कूल बनाया जाए जहां प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी की व्यवस्था हो। देन इट विल लीड टू ऑप्टिमल यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, टॉयलेट की फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सफाई कर्मचारी, ये सब होना चाहिए। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मुद्दे आप जोड़ सकते हैं। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? जो टेम्पररी टीचर है उसे रेगुलाइज किया जाए, वो टीचर जो पढ़ाते हैं उसका असेसमेंट आउटकम वो देखा जाए, पेरेंट से भी फीडबैक ली जाए, उस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, बोनस, ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा क्या स्कीम चल रही है? पढ़ाई में तो हमने देख लिया, राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा, मिड डे मील स्कीम, ये तो मतलब प्राइमरी वाला। फिर हायर में जाएगा तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की सभी बच्चों को 2020 तक 100% वो माध्यमिक शिक्षा में जाने चाहिए। फिर रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो उस हिसाब से कॉलेजों को जोड़ के नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। फिर हर एक बजट के अंदर हर एक गली कॉपचे और मोहल्ले में नई IIT, IIM, एम्स बनाए जाएंगे, वो चला है। टीचर्स के लिए क्या? पहले ये था कि BA का कोर्स अलग और B.Ed का कोर्स अलग, अब 4 साल का कंटिन्यूअस BA, B.Ed या BSc, B.Ed इस प्रकार के कोर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 2014 के बजट में पंडित मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाया गया था कि टीचर्स की स्किल और निखारी जा सके। महिलाओं के लिए क्या? महिला साक्षरता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये पढ़ाओ के अंदर वो एजुकेशन का एंगल है। साक्षर भारत मिशन, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट लिटरेसी के लिए चलता है कि जिन राज्यों में एडल्ट लिटरेसी, जिन जिलों में एडल्ट लिटरेसी 50% से कम है, वहां पर पैसा दिया जाएगा, तो उधर भी महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसके अलावा ई गवर्नेंस ICT में क्या है? 2014 के बजट में एक क्लिक नाम का प्रोग्राम, जिसके चलते ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम बनाए जाएंगे। 2015 के बजट में आप लेके आए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम पोर्टल, एक प्रकार की वेबसाइट है। तो विद्यार्थी को सरकार से स्कॉलरशिप लेनी है या बैंक से लोन लेना है, वो एक ही पोर्टल पे जाए, अर्जी करे और वो काम हो जाएगा। तो ये ई गवर्नेंस ICT का इस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। ज्यादा हम बात ई गवर्नेंस वाले लेक्चर में करेंगे। नया क्या हुआ? प्राथमिक शिक्षा और ये तो सब मुफ्त है, लेकिन कॉलेज में जाएंगे तो फी लगती है। तो एजुकेशन लोन की आवश्यकता, लेकिन अभी एक नए रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रही हैं। कई विद्यार्थी
ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन फिर उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तो वो अपनी लोन का पैसा नहीं चुका पा रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोविजन होना चाहिए। फिर ये प्रधानमंत्री का पोर्टल तो बना कि आप वहां पे जाए, ऑनलाइन अप्लाई करें और बैंक आपका लोन अप्रूव कर ले, लेकिन सभी सरकारी बैंक उसके साथ अपना आईटी सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किया है, तो वो सारी दवाइयों की आवश्यकता है। सेल्फ स्टडी में ये राजस्थान, हरियाणा ऐसी राज्य सरकारें ये सोच रही थी कि पंचायती राज इलेक्शन में भी जो कंटेस्ट कर रहा है तो उसका मिनिमम इतना है, तो क्लास तक उसने पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपका क्या इसमें सोचना है, एफिशिएंसी, इंक्लूसिवनेस के पैरामीटर, फंडामेंटल राइट्स और वो सारी बातें। अब हमारे अपने सवाल पे वापस आते हैं। सवाल था कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, लेकिन ईच ईयर आसे रिपोर्ट पेंट्स अ ग्रीम पिक्चर अबाउट द स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। व्हाट आर द लैक्यूनास इन द प्रेजेंट आरटीई फ्रेमवर्क एंड हाउ कैन बी रेमेडी देम। स्वाभाविक है, इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन। अब देखिए, एक तो पैराग्राफ इस प्रकार से बना सकते थे कि पहले पैराग्राफ में आप लैक्यूना की बात करें, खामियों की, और दूसरे पैराग्राफ में रेमेडी की बात करें। लेकिन ऐसा करने में तकलीफ ये होगी कि सेंटेंस रिपीट होंगे वापस, कि पैराग्राफ 1 में जो लिखा था वही, क्योंकि शिक्षकों में ये तकलीफ है तो फिर ये करना चाहिए। सो बेटर कि पैराग्राफ आप इस प्रकार से बनाएं कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना चाहिए और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना चाहिए, मतलब तकलीफ क्या है और उसका निदान क्या है, लाइक दैट। तो देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाना है, तो या तो आप डिफाइन करो या फिर ओरिजिन और स्टैटिस्टिक दे दो। डिफाइन इसमें एजुकेशन को क्या करेंगे, तो ओरिजिन क्या है कि आसेर रिपोर्ट वाले बोलते हैं कि सब जगह पे तकलीफ है, तो आसेर वाला ओरिजिन आप बताइए कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, एनजीओ प्रथम बनाता है, और अगर स्टैटिस्टिक याद रखे तो आप कोट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा जेनेरिक आप लिख सकते हो कि 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी की क्लास नहीं पढ़ सकते, पुअर लेवल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल स्किल्स और वो सारी बात। अब इसके अनुसंधान में फिर आप चालू करो कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लैक्यूना है और क्या दवाई हो सकती है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शिक्षक वाली बात, तो टेम्पररी टीचर को आप रेगुलराइज करो, 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। फिर उनको जो भी शिक्षा, मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है उस मॉड्यूल को भी आप अपग्रेड करो, मल्टीमीडिया से वो पढ़ाए, ऑडियो विजुअल टूल का इस्तेमाल हो, पेरेंट्स का फीडबैक लूप हो, फिर जिस प्रकार से परीक्षा होती है वहां पर परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको और बोनस देना चाहिए। शिक्षक को केवल पढ़ाई का काम करवाना चाहिए, उसके ऊपर ही आप बार बार इलेक्शन ड्यूटी या फिर की कुकिंग और मिड डे मील लागू करना, उन सबसे उसके कम जिम्मेदारी देनी चाहिए, और उसकी 95% अटेंडेंस होनी चाहिए। फिर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसंधान में एक और बात हो सकती है कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो नो डिटेंशन पॉलिसी और सीसीई के प्रावधान है उसे स्क्रैप करना, ऐसा मत लिखो, आप लिख सकते हो दे नीड टू बी रिव्यूड एंड सम रिफॉर्म्स नीड टू बी टेकन इन दैट रिगार्ड। क्योंकि हो सकता है कि वो प्रोफेसर जो चेक करता है उसका ही बेटा कमजोर और उसे मजा आता हो एनडीपी पॉलिसी के अंदर। पैराग्राफ 2, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दवाई करोगे। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज स्कूल्स एंड क्लासरूम, तो एक रूम के अंदर केवल एक ही क्लास होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। फिर 1 किलोमीटर के जो बैच पार्क है वो खत्म करके एक सिंगल बड़ी स्कूल हो तो ऑप्टिमल यूज हो सके। पढ़ाई हर जगह पे बढ़िया नहीं होती, हर जगह खाना अच्छी तरह से नहीं पक रहा है, तो देन यू डू सीसीटीवी कैमरा की आप सुविधा रखे, न्यूट्रिशियस फूड, सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था। और कंक्लूजन आप लिख सकते हैं क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एसडीजी फिट करके यही सारी बात उसकी समरी लिखो। और फिर अंत में क्या कि थ्रू स्पिरिटेड एक्शन बाय स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट को तो करना ही, सोसाइटी ने क्या करना है, उनको भी ये पेरेंट का फीडबैक लूप है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करे, अप्रिशिएट डाइवर्सिटी, वो सारे मुद्दे आप लिख सकते हैं।